हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एमके सर इंस्पिरेशन के एक और बेहतर वीडियो में। सो माय डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th बायोलॉजी के संपूर्ण किताब के 10 सबसे महत्वपूर्ण अंतर को देखने वाले हैं। सबसे महत्वपूर्ण इसलिए बच्चों क्योंकि ऑलरेडी इसमें बहुत सारे अंतर हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में ये जो 10 हम अंतर देखने वाले हैं ये आपके प्रीवियस ईयर में बार बार क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, इसलिए इनको इग्नोर बिल्कुल हम नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे बायोलॉजी के लिए, तो शुरुआत करते हैं 10 महत्वपूर्ण अंतर के साथ। क्योंकि बच्चों एक एक हम बोले ना कि अगर आप कैटेगरी वाइज पढ़ेंगे यानी अंतर अलग से, टिप्पणियां अलग से और सारे महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन होंगे उनको अलग से, इस तरह से हमारी तैयारी बेहतर हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज के इस वीडियो के लाइक का जो टारगेट है वो 1K है। इसके पहले तो हमने 1000 लाइक का टारगेट रखा था बच्चों, लेकिन आपने कंप्लीट नहीं करवाया। तो आज के इस वीडियो का लाइक का जो एम है, टारगेट है, वो है 1K यानी 1000 लाइक। देखते हैं आप लोग करते हैं या फिर नहीं। चलिए पहला अंतर देख लेते हैं बच्चों की जो पहला अंतर है भ्रूण कोश तथा भ्रूण पोष में क्या अंतर है। वीडियो को कंप्लीट देख लेना बच्चों, क्योंकि वक्त अब आपके पास ज्यादा नहीं है। अब आपको कमर कसकर एकदम तैयारी बढ़िया से करना है और आपको हम वीडियो के अंत तक ये बता देंगे कि इसकी जो पीडीएफ है वो आपको कहां से मिलेगी। तो चलिए देख लेते हैं कि भ्रूण कोश और भ्रूण पोष में क्या अंतर है। ध्यान से समझिएगा बच्चों, जो भ्रूण पोष मतलब कोश है ये एक क्रियाशील गुरु बीजाणु से बनता है। ठीक, यानी भ्रूण कोश कैसे बनता है? एक क्रियाशील गुरु बीजाणु के द्वारा भ्रूण कोश बनता है। और भ्रूण पोष क्या है? यह त्रिसंलयन से बनने वाले भ्रूण पोष केंद्रक से बनता है। ठीक, भ्रूण पोष जो होता है, पोष का मतलब होता है बच्चों पोषण और कोश का मतलब होता है कमरा। तो जिसके अंदर भ्रूण होते हैं वो भ्रूण कोश होता है। भ्रूण पोष क्या है? तो ये खाने वाला भाग होता है। जैसे आपने देखा होगा काजू, बादाम, चना हो गया, तो उसके अंदर का जो हम भाग खाते हैं वो भ्रूण पोष होते हैं। ये खाने योग्य भाग होता है। ठीक है ना, समझ में आया कि जो ये है भ्रूण कोश है क्रियाशील गुरु बीजाणु से बनता है और भ्रूण पोष जो है यह त्रिसंलयन से बनने वाले भ्रूण पोष केंद्रक से बनता है। ठीक, दूसरा कि यह मादा युग्मक को आश्रय देता है, यानी जो आपका बीजांड होता है ना उससे रिलेटेड होता है ये चीज। ठीक है ना, तो ये क्या होता है? मादा युग्मक को आश्रय देता है और यह भ्रूण को विकास के समय मतलब भ्रूण के विकास के समय ये क्या करता है बच्चों, या फिर अंकुरण के समय पोषण प्रदान करता है। ठीक है ना, जब भी हमने बताया ना जब बीज अंकुरित होता है या फिर भ्रूण विकसित होता है तो उस समय जो भ्रूण पोष है ये पोषण देता है। काम ही इसका ही यही है बच्चों की पोषण देना। ठीक है ना, चलिए अगला है कि यह आगुणित होता है, यानी इसकी जो संरचना होती है वो क्या होती है? आगुणित होती है, जिसे N से दर्शाते हैं। और यह त्रिगुणित होता है। ठीक, यह त्रिगुणित होता है, इसी कारण ये त्रिसंलयन बनाता है, यानी 3 बार इसमें निषेचन होता है। ठीक, समझ में आ गया। चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए बच्चों। उसके बाद हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। दूसरा जो क्वेश्चन है वो है कि प्रभावी तथा अप्रभावी कारक में क्या अंतर है। यह भी बेहद इंपॉर्टेंट है बच्चों कि प्रभावी और अप्रभावी कारक किसे कहते हैं। सबसे पहले यह जान लेते हैं कि प्रभावी होता क्या है। जब दो लक्षणों में बच्चों क्या है, यानी दो विपरीत प्रकार के लक्षण वाले पौधों में जब संकरण कराते हैं तो जो लक्षण दिखाई पड़ जाए वो प्रभावी है। समझ लेते हैं थोड़ा। जैसे बच्चों अगर हम बात करें तो एक लंबा मटर का पौधा है और एक है बच्चों बौना। इनके बीच यानी शुद्ध लंबा और शुद्ध बौना मटर का पौधा है बच्चों, इनके बीच अगर क्या हो जाए, संकरण कराया जाए तो सभी संतानें यहां पर संकर लंबी होती हैं, जिनको हाइब्रिड बोलते हैं, संकर लंबे होंगे। ठीक, यानी इसमें क्या है, केवल यही वाले लक्षण दिखाई पड़ेंगे, ये लक्षण नहीं दिखाई पड़ेगा। तो जो लक्षण इसमें बच्चों दिख जाए उसे कहते हैं प्रभावी, और जो लक्षण ना दिखाई दे उसे कहते हैं रसगुल्लों अप्रभावी। समझ गए ना कि भाई दो विपरीत प्रकार के लक्षणों के बीच संकरण कराएं तो उत्पन्न संतान में जो लक्षण दिखाई पड़े प्रभावी कहलाएंगे, जो नहीं दिखाई देते हैं वो अप्रभावी कहेंगे। ठीक,
तो इसी के बीच हमें अंतर देखना है। पहला है कि यह किसी भी स्थिति में अपना लक्षण प्रकट करता है। हमने बताया ना, चाहे जितनी पीढ़ियां हो जाएं उनमें ये अपना लक्षण प्रकट करेगा। दूसरा है कि यह प्रभावी कारक की उपस्थिति में स्वयं को प्रकट नहीं कर सकता है। जैसे हमने बताया ना, शुद्ध लंबे शुद्ध बौने में संकरण कराएंगे तो संकर लंबे हो जाएंगे, यानी बौने वाला तो खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि ये जो लंबा वाला लक्षण होगा बच्चों, इसके गुण को दबा देगा। समझ में आया रसगुल्लों? तो ये क्या करता है, प्रभावी कारक की उपस्थिति में स्वयं को प्रकट नहीं कर सकता है। ठीक, दूसरा देख लेते हैं कि यह सभी पीढ़ियों में प्रकट होता है, यानी चाहे F1 पीढ़ी हो, F2 पीढ़ी हो, यानी प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, जितनी भी पीढ़ियां होंगी सब में जो प्रभावी कारक होंगे वो जरूर दिखाई पड़ेंगे। लेकिन ये क्या होता है, ये सभी पीढ़ियों में प्रकट नहीं होते हैं। भाई पहली ही पीढ़ी में ये नहीं प्रकट होता, जैसा कि अभी आपने देखा। ठीक है ना। चलिए अगला है कि ये एक पूर्ण एंजाइम के लिए कोडित होते हैं, एक पूर्ण एंजाइम के लिए कोडित होते हैं और इसी कारण बच्चों ये लक्षण प्रकट करते हैं। ठीक, और ये क्या होता है, ये एक अपूर्ण एंजाइम के लिए कोडित होते हैं। ठीक, यही कारण है कि ये इनके जो लक्षण होते हैं वो सभी पीढ़ियों में नहीं दिखाई देते हैं। ठीक है ना। चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए बच्चों। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है बच्चों, स्वपरागण तथा परपरागण में अंतर लिखिए। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, तो स्वपरागण क्या है और परपरागण क्या है बच्चों, देखिए इसको भी थोड़ा हम समझ लेते हैं रसगुल्लों। देखिए स्वपरागण का मतलब होता है जब किसी एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के मतलब वर्तिकाग्र में पहुंचे या उसी पौधे के, तो स्वपरागण होता है। और परपरागण में क्या होता है, एक ही जाति के दो पौधों के बीच में होता है, यानी एक पुष्प के मतलब परागकण उसी जाति के दूसरे पौधे में जाएंगे तो होता है पर का मतलब दूसरे, स्व का मतलब अपने आप में। बात समझ में आ गया कि एक ही फूल के अंदर हो जाए तो स्वपरागण, या उसी पौधे में हो जाए किसी भी फूल में तो स्वपरागण होता है। परपरागण में उसी जाति के दो अलग अलग पौधों में होता है। ठीक, समझ गए। चलिए तो स्वपरागण क्या है, यह एक ही पौधे के पुष्पों के बीच होता है। अभी हमने बोला कि एक ही पौधे के जो फूल होते हैं उनके बीच में जो परागण होता है वो स्वपरागण होता है। और परपरागण में कि यह एक ही जाति के दो पौधों के पुष्पों के बीच होता है, यानी इसमें जो होंगे पौधे एक ही जाति के होंगे, यानी अगर दोनों गेंदे के फूल हैं तो गेंदा का ही फूल होगा, लेकिन दो अलग अलग पेड़ होंगे, दो अलग अलग यानी पौधे होंगे, लेकिन इसमें क्या होता है एक ही पौधा होगा। ठीक, चलिए स्वपरागण में क्या है, इसके लिए पुष्प का द्विलिंगी होना आवश्यक है। भाई अगर पुष्प द्विलिंगी नहीं होगा बच्चों, अगर एक ही पुष्प में नर और मादा मतलब जननांग नहीं होगा तो स्वपरागण कहां से होगा। इसलिए इसके लिए जो फूल का द्विलिंगी होना अति आवश्यक है, यानी एक ही फूल में नर और मादा दोनों जननांग होने चाहिए। और परपरागण में इसके लिए पुष्प का द्विलिंगी होना आवश्यक नहीं है। भाई इसमें नर वाला पुष्प है वो उसी जाति के दूसरे मादा वाले पुष्प में के परागकण में पहुंच जाएगा, मतलब वर्तिकाग्र में उसके परागकण पहुंच जाएंगे। तो इसके लिए फूल का द्विलिंगी होना जरूरी नहीं है, यानी एक लिंगी भी हो सकता है और द्विलिंगी भी हो सकता है। बात समझ में आई। चलिए बच्चों तीसरा है कि इसमें परागकण कम खर्च होते हैं, जो स्वपरागण है, क्योंकि एक ही फूल के अंदर हो जाएगा तो परागकण ज्यादा व्यर्थ जाएंगे नहीं, और इसमें परागकण अधिक खर्च होते हैं, क्योंकि एक फूल से दूसरे फूल तक अगर उड़कर परागकण जाएंगे बच्चों, दिन क्या हो जाएगा, परागकण जो हैं वो ज्यादा खर्चे होंगे, आपको भी मालूम है। ठीक है ना। और उसके बाद स्वपरागण में इसके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, यानी एक ही फूल में परागकण भाई पहुंच जाएंगे अपने आप ही, इसके लिए कोई माध्यम की जरूरत नहीं है। लेकिन इसके लिए क्या है, माध्यम की आवश्यकता होती है। इसके लिए भाई माध्यम की आवश्यकता जैसे वायु द्वारा परागण हो सकता है, ठीक है ना। और उसके बाद जैसे चमगादड़ द्वारा है, चमगादड़ द्वारा हो सकता है, जल द्वारा हो सकता है, ठीक है ना। तो ये सभी माध्यम हैं, इन सब के द्वारा ही परागकण एक फूल से दूसरे फूल तक जाते हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या है बच्चों, माध्यम की जरूरत होती है। तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर जो 4 है रसगुल्लों, वो है कि डीएनए तथा आरएनए में क्या अंतर है। और ये क्वेश्चन तो आपका और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री में भी आपका पूछा जाता है, हमने बताया था,
ठीक। लेकिन बायोलॉजी में तो ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि डीएनए तथा आरएनए में क्या अंतर है। ठीक, तो डीएनए और आरएनए। डीएनए क्या है? एक आनुवांशिक पदार्थ है जो सभी जीवधारी होते हैं। अधिकांश जीवों में, कशेरुकी प्राणियों में डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ होता है। और ये क्या है? पादप, कुछ पादप विषाणु होते हैं या कुछ विषाणु होते हैं, उनमें क्या है? ये आनुवांशिक पदार्थ का कार्य करता है। तो अंतर क्या है हमें वो समझना है। देखिए डीएनए क्या है? यह एक प्रमुख आनुवांशिक पदार्थ है, प्रमुख आनुवांशिक पदार्थ है बच्चों। और आरएनए क्या है? यह कुछ विषाणुओं का आनुवांशिक पदार्थ है, अभी हमने बताया, ठीक है ना। दूसरा क्या है कि इसमें डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है। डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शर्करा उपस्थित होती है और आरएनए में इसमें राइबोज शर्करा पाई जाती है, क्योंकि डीएनए का फुल फॉर्म ही होता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल या एसिड, और इसका होता है राइबोज न्यूक्लिक अम्ल कहो या राइबोज न्यूक्लिक एसिड बोलो, ठीक है ना। इसलिए इसमें डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है, इसमें राइबोज शर्करा होती है। ठीक, चलिए तीसरा क्या है बच्चों कि इसमें थायमीन क्षार होता है। क्षार की बात करें तो हमने बताया था एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमीन। तो एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन ये तो बच्चों दोनों में, डीएनए और आरएनए दोनों में पाया जाता है। थायमीन क्या हो जाता है? ये हो जाता है डीएनए में, और उसके बाद थायमीन की जगह यूरेसिल हो जाता है, ये हो जाता है आरएनए में, ठीक है ना। बात समझ में आई? चलिए, तो इसमें थायमीन क्षार उपस्थित होता है और इसमें क्या होता है? यूरेसिल क्षार उपस्थित होता है, ठीक है ना। चलिए अगला अंतर देख लेते हैं। इसमें बहुत सारे अंतर है, लेकिन हमें 4 से 5 देखने हैं। आपको 3 ही याद रखना है, बाकी ज्यादा नहीं, लेकिन फिर भी आप अपनी सुविधा के लिए याद कर सकते हैं। अगला है बच्चों कि यह केंद्रक में पाया जाता है। जो डीएनए होता है ये क्या है? केंद्रक में उपस्थित होता है, और जो आरएनए है ये कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। अगला है इसकी संरचना द्विकुंडलित होती है, जिसकी, ठीक है ना, हमने स्ट्रक्चर इसका बना दिया है। इसकी संरचना क्या? द्विसूत्री या द्विकुंडलित होती है, और इसकी संरचना एकल सूत्री होती है या एकल कुंडलित होती है, ये देख रहे हैं। अगला लिखना चाहते थे, इसमें एक और लिख सकते हैं कि यह लाखों न्यूक्लियोटाइड से बनता है और यह हजारों न्यूक्लियोटाइड से बनता है, ठीक है ना। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए बच्चों। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो बेहद ही इंपॉर्टेंट है, और इसको छाप कर रखिए बच्चों। क्वेश्चन टपकेगा एग्जाम में, बिल्कुल टपकेगा, क्योंकि ये भी हटा दिया गया था और अब की बार इसको जोड़ दिया। यानी विकास वाला जो चैप्टर था उसे हटा दिया गया था, लेकिन इस बार विकास वाले चैप्टर को फिर से जोड़ दिया गया है। तो इसलिए इस चैप्टर के जो क्वेश्चन हो, ठीक, चाहे आप टिप्पणी की तरह हो, चाहे फिर अंतर हो, या फिर आपके लॉन्ग क्वेश्चन हो, सब बेहद इंपॉर्टेंट है। तो इसमें लैमार्कवाद तथा डार्विनवाद मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक और है, उसको भी देखेंगे। तो लैमार्कवाद क्या है, डार्विनवाद क्या है? देखिए बच्चों, लैमार्कवाद और डार्विनवाद जैव विकास से संबंधित बच्चों दो वैज्ञानिक ने अपने अपने सिद्धांत दिए। पहले थोड़ा समझ लेते हैं, लैमार्क ने और डार्विन ने। तो लैमार्क ने यह कहा था कि जिस अंग का अधिक उपयोग हो, इन्होंने अंगों के उपयोग तथा अनुपयोग पर बात किया था, और इन्होंने बताया था कि पर्यावरण के कारण, ठीक है ना, इन्होंने पर्यावरण पर ज्यादा ध्यान दिया और आनुवंशिकता की बात की थी। तो लैमार्क ने कहा जिस अंग का अधिक उपयोग किया जाए वही क्या है, जीवों के अंदर रहता है, जिसका उपयोग ना हो धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। और डार्विन ने यह कहा कि भाई पर्यावरण के अनुसार, यानी पर्यावरण के द्वारा शरीर में परिवर्तन होते हैं, यानी चेंजेस होते हैं, और वही परिवर्तन आने वाली नई पीढ़ियों या जनरेशन में दिखाई पड़ते हैं और वही एक लक्षण बन जाते हैं। ये डार्विन ने कहा था। यानी इसमें इन्होंने ये कहा कि संघर्ष करते रहते हैं सभी जीव। जो जीव पर्यावरण के अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं वही जिंदा रह पाते हैं, और जो जीव नहीं ढाल पाते वो नष्ट हो जाते हैं। तो इन्हीं दोनों के बात, मतलब इन दोनों के तथ्यों में आपस में बहस हुई थी। तो वही लैमार्कवाद और डार्विनवाद क्या कहता है वही सीखना है। देखिए यह उपार्जित लक्षणों की वंशागति पर आधारित है। उपार्जित लक्षण का मतलब बच्चों जो जन्म के बाद लक्षण दिखाई पड़ते हैं। जैसे भाई क्या है, किसी को चोट लग गई, पैर टूट गया, तो इनके अनुसार यह होना चाहिए कि उनकी संतान में भी पैर टूटेगी।
भाई उपार्जित लक्षण की बात की थी तो इनका यही, इनके अनुसार क्या है, आलोचना भी इनकी हुई थी कि भाई जो क्या कहते हैं पहलवान की संतान पहलवान होनी चाहिए। भारत में कान और नाक छेदने की प्रथा थी, मतलब प्रथा बचपन मतलब ये हम बात करें तो बहुत पुराने समय से चली आ रही है, तो कान व नाक छेदे रहने चाहिए ना मतलब जन्म के समय लड़कियों में, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक, तो ये इन्होंने क्या कहा कि यह उपार्जित लक्षणों की वंशागत पर आधारित है, लैमार्कवाद। लेकिन डार्विनवाद जो है यह प्राकृतिक चयन पर आधारित है। इन्होंने कहा कि प्रकृति में जो मतलब प्रकृति में अपन उनके अनुसार यानी प्रकृति के अनुसार वातावरण के अनुसार अगर हम अपने आप को ढाल लेंगे वही लक्षण आगे दिखाई देंगे। अगला है बच्चों कि यह अंगों के उपयोग तथा अनुपयोग पर आधारित है। मतलब लैमार्क ने यह कहा जिस अंग का उपयोग ज्यादा होगा वो विकसित हो जाएगा, जिस अंग का उपयोग नहीं होगा धीरे धीरे विलुप्त हो जाएगा। लेकिन डार्विनवाद ने क्या कहा, यह आनुवांशिकी पर आधारित है। ठीक, यानी इन्होंने बताया कि ऐसा कुछ नहीं है, ये भाई जो हमारे मतलब जो हमारे माता पिता के अंदर लक्षण है वही लक्षण आने वाले संतान में यानी पीढ़ियों में दिखाई पड़ेंगे। ठीक, अगला है इसमें लैमार्क में कि यह अस्तित्व के लिए संघर्ष को नहीं मानता है। यानी लैमार्कवाद ने यह बताया कि भाई जीवन में मतलब इस जीव अगर हम बात करें तो एटमॉस्फेयर में जो जीव जिंदा रहता है तो उसका संघर्ष से कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन जो डार्विनवाद है यह संघर्ष को ही मानता है। इन्होंने यह बताया कि जैसे जीवों के बीच में मतलब जैसे खाने को लेकर, रहने को लेकर के, इन सब अपनी जीविका चलाने को लेकर के लड़ाई झगड़ा होता है और उस संघर्ष में जो जीव बच जाता है वही जिंदा रहता है और भाई उस संघर्ष में जो अपने आप को यानी उस अनुसार नहीं बना पाता वो नष्ट हो जाता है। ठीक, अगला देख लेते हैं। इन्होंने एक सबसे प्रमुख एग्जाम्पल दिया था जिराफ का। अगर उस एग्जाम्पल को ना देखे तो भाई ये नियम ही अधूरा है। देखिए लैमार्कवाद ने क्या कहा था कि इनके अनुसार जिराफ को भोजन के लिए अगली टांग व गर्दन को ऊंचा करना पड़ता, मतलब ऊंचा करना पड़ा जिससे वे क्या हो गए, लंबे हो गए। इन्होंने ये बताया कि अफ्रीका के जंगलों में जो जिराफ थे उन्हें भोजन के लिए यानी धरती पर भोजन खत्म हो गया यानी सूखा पड़ गया, अगली टांग व गर्दन उठा करके भोजन करने लगे, जिससे इनकी लंबी गर्दन होती चली गई और उनकी टांग भी लंबी होती चली गई आगे की। लेकिन डार्विन का क्या कहना था, इनके अनुसार जिराफ की भिन्न भिन्न प्रजातियां थी। इनके अनुसार यह था कि भाई वहां पर लंबी गर्दन वाले जिराफ भी थे और छोटी गर्दन वाले भी जिराफ थे। भाई छोटी गर्दन वाले जिराफ को भोजन नहीं मिला, कुछ समय के बाद वो मर गए, लेकिन जो लंबी गर्दन थी उनको भोजन मिल गया, इसलिए वही केवल जिंदा रहे। तो ये बात होती है लैमार्कवाद और डार्विनवाद में। ठीक, चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए बच्चों। उसके बाद अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट अंतर। चलिए अब हम देख लेते हैं बच्चों छठवां क्वेश्चन। जो छठवां क्वेश्चन है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भाई नया ऐड हुआ है तो पूछेगा, 100% पूछेगा बच्चों, इसमें कोई दो राय नहीं है। कपि तथा मानव में क्या अंतर है? ठीक है ना, कपि तथा मानव में अंतर लिखिए, या फिर बच्चों टिप्पणी के रूप में पूछेगा। देखिए कोई भी क्वेश्चन घुमा फिरा कर पूछे, जरूरी नहीं अंतर ही, आपके इस अंतर से भी बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक, देखिए कपि और मानव में क्या अंतर है, लेकिन ज्यादातर अंतर ही बनेंगे इस टाइप के क्वेश्चन। तो ये भी उसी चैप्टर का है जैव विकास से। देखिए कपि और मानव, कवि मत समझ लेना भाई, थोड़ा लिखने में मिस्टेक हो गया, ये ऐसे लिखे गया है, इसको बीच वाली लाइन मत समझना, कपि है। ठीक, कपि मतलब समझ सकते हैं एक बंदर की प्रजाति, और मानव ही है। तो कपि और मानव में क्या अंतर है, ये प्रमुख रूप से वृक्षाश्रयी हैं। ठीक, जो कपि होते हैं क्या, वृक्षाश्रयी होते हैं, यानी इनका जो आश्रय होता है वो प्रमुख रूप से क्या कहां पर होता है बच्चों, वृक्षों में होता है, यानी वृक्षों पर पेड़ों पर ये रहते हैं। ये जो मानव है ये स्थलीय होते हैं, भाई इनका जो निवास है वो स्थल पर होता है, स्थल पर ही ये घर बना करके रहते हैं। और कपि में जो अगला अंतर है बच्चों कि इनका चेहरा आगे की ओर कुछ उभरा हुआ होता है। ठीक है ना, जो कपि है इनका चेहरा आगे की ओर उभरा हुआ होता है, जो मानव है इनका चेहरा सीधा होता है। ठीक, नेक्स्ट लिख सकते हैं कि मादा में स्तन उभरे नहीं होते हैं, यानी कपि जो है उनमें नर और मादा सेम एक जैसे दिखाई पड़ते हैं। इनमें यानी मादा में स्तन उभरे हुए नहीं दिखाई देते हैं, यानी स्तन का विकास नहीं होता है। लेकिन मानव में अगर हम ह्यूमंस में बात करें तो मादा में स्तन उभरे हुए होते हैं, यानी स्तन का विकास इसमें
होता है। अगला है बच्चों कि इसमें यानी कपि में शिशु व बाल्यावस्था जो अवधि है वो छोटी होती है। कहने का मतलब बहुत ही जल्दी शिशुअवस्था और बाल्यावस्था दोनों ही आ जाएगी, यानी लंबे समय में ही क्या है ये तैयार हो जाते हैं। लेकिन मानव में क्या है, शिशु एवं बाल्यावस्था जो अवधि होती है वो अत्यधिक लंबी होती है, यानी ये जो अवधि है वो लंबी चलती है। हमें पता है कि भाई क्या है, काफी वक्त शिशु से बाल्यावस्था यानी थोड़ा बालक बनने में बहुत ज्यादा वक्त लग जाता है। तो ये प्रमुख अंतर है। बाकी और भी लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं कि जो कपि में जो इनके दांत होते हैं, दांतों की जो संरचना है वो यू आकार की होती है, और जो मानव में है वो अर्धवृत्ताकार होता है बच्चों। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ये ठीक है ना। तो इस तरह से आप 4 से 5 जो प्रमुख अंतर हैं वो लिख सकते हैं। ठीक, चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए बच्चों। उसके बाद हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, सहज प्रतिरक्षा तथा उपार्जित प्रतिरक्षा में क्या अंतर है। यह भी बच्चों आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सहज प्रतिरक्षा क्या है और उपार्जित प्रतिरक्षा क्या है। तो सहज प्रतिरक्षा क्या है थोड़ा सीख लेते हैं बच्चों। देखिए सहज प्रतिरक्षा जो होती है, सहज प्रतिरक्षा इसी को कई नाम से जानते हैं, पहले नाम सुन लीजिए। सहज प्रतिरक्षा या इसी को बोलते हैं बच्चों अविशिष्ट प्रतिरक्षा, या इसी को बोलते हैं जन्मजात प्रतिरक्षा, या इसी को बोलते हैं प्राकृतिक प्रतिरक्षा। यानी प्रतिरक्षा का मतलब क्या है, इम्यूनिटी, यानी शरीर में जो एक क्षमता होती है जिसके द्वारा रोगों को शरीर में पहुंचने से रोका जा सके, उस क्षमता को कहते हैं इम्यूनिटी, यानी प्रतिरक्षा कहते हैं। तो वह प्रतिरक्षा जो जन्म के समय से ही हमारे शरीर में उपस्थित होती है उसे सहज या अविशिष्ट प्रतिरक्षा कहते हैं, या जन्मजात यानी जन्म से होती है। जैसे बात करें बच्चों, लार हो गया, आंसू हो गया, ठीक है ना, और पीएच मान हो गया, चाहे वो क्षार का हो, चाहे वो HCl का हो, चाहे आंसू का, चाहे लार का, सब में पीएच हो गया। उसके बाद WBC हो गया बच्चों। ठीक, तो ये सभी के सभी सहज प्रतिरक्षाएं और शरीर में पहुंचने वाले रोगों से ये हमारी रक्षा करते हैं। ठीक, तो ये सब सहज प्रतिरक्षा में आएंगे। उपार्जित प्रतिरक्षा क्या है बच्चों, तो उपार्जित का मतलब ऐसे, इसको क्या कहते हैं, उपार्जित या विशिष्ट प्रतिरक्षा कहते हैं। तो ऐसे प्रतिरक्षा जो जन्म के बाद मनुष्य अर्जित करता है या प्राप्त करता है वो अविशिष्ट प्रतिरक्षा, मतलब विशिष्ट प्रतिरक्षा या उपार्जित प्रतिरक्षा होते हैं। जैसे टीका वगैरह होता है ना भाई, उसे क्या है, जन्म के बाद दिया जाता है टीका। तो समझ गए बच्चों सहज प्रतिरक्षा क्या है और क्या है उपार्जित प्रतिरक्षा क्या है। ठीक, यहां से आप परिभाषा भी अगर पूछे तो लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो सहज प्रतिरक्षा में यह एक अविशिष्ट प्रतिरक्षा है, अभी हमने बताया, और उपार्जित में लिखेंगे कि यह रोग जो है, मतलब यह रोग विशिष्ट प्रतिरक्षा है, यानी रोगों के प्रति एक विशिष्ट प्रतिरक्षा है। सहज में नेक्स्ट लिखेंगे यह जन्म के समय से ही मौजूद होती है। भाई ऐसा तो है नहीं कि लार हो गया, आंसू हो गया, उसके बाद WBC हो गया, ये सारी की सारी ठीक जो कोशिकाएं मतलब सेल्स हैं वो जन्म के बाद इनकी मिलेंगी, ऐसा तो है नहीं भाई, ये जन्म के समय से ही रहती है ना। तो सहज प्रतिरक्षा में ये जन्म के समय ही मौजूद रहती है, यानी जन्म के साथ ही आपको मिलेगी। और जो उपार्जित प्रतिरक्षा बच्चों यह जन्म के बाद मौजूद होती है, जैसे हमने बोला टीकाकरण हो गया। नेक्स्ट है बच्चों, देख लेते हैं कि यह बाह्य कारकों को शरीर में प्रवेश करने से रोकती हैं। जो ये सहज प्रतिरक्षा होती हैं, ठीक, ये बाह्य कारक यानी जो बाह्य रोगाणु होते हैं शरीर में, इनको प्रवेश करने से रोकती है। और जो उपार्जित प्रतिरक्षा है या शरीर में प्रवेश कर चुके रोगजनक कोशिकाओं व एंटीबॉडीज द्वारा मतलब क्या करती हैं, सामना करती हैं। यानी जब शरीर में कोई रोगाणु प्रवेश कर जाए तो ये जो उपार्जित प्रतिरक्षा होती हैं उनको पहचानती हैं और पहचान कर मार देती हैं। ठीक है ना। चलिए अगला है बच्चों कि ये स्मृति कोशिकाएं नहीं बनाती हैं। कहने का मतलब वही है कि ये डायरेक्टली क्या करती हैं, रोगजनक या रोग कारकों को नष्ट कर देती हैं जा करके, लेकिन ये क्या है, स्मृति कोशिकाएं बनाती हैं। कहने का मतलब ये बच्चों कि ये सबसे पहले रोगाणुओं को पहचानेंगी,
ठीक, यानी इसमें स्मृति कोशिकाओं में हम बात करें तो बी कोशिका हो गई, टी कोशिका, ये बी और टी कोशिकाएं बनाती हैं और ये कोशिकाएं उपस्थित होती हैं क्या है, ब्लड में, ठीक है ना, डब्ल्यूबीसी में। तो ये स्मृति कोशिकाएं बनाती हैं, रोगाणुओं को पहचानती हैं, उसके बाद मारती हैं। ठीक, चलिए तो इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। उसके बाद हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला जो अंतर है यानी क्वेश्चन नंबर 8 है, सक्रिय व निष्क्रिय प्रतिरक्षा में क्या अंतर है। यानी क्रियाशीलता के आधार पर बच्चों जो प्रतिरक्षा है वो दो प्रकार की होती है, सक्रिय और निष्क्रिय। उसी चैप्टर से है भाई मानव स्वास्थ्य तथा रोग से, जिसके मतलब जिसमें हमने अभी एक क्वेश्चन देखा सहज व उपार्जित प्रतिरक्षा, उसी में से है। तो सक्रिय प्रतिरक्षा क्या है, निष्क्रिय प्रतिरक्षा क्या है, ध्यान से समझिएगा। देखिए सक्रिय प्रतिरक्षा में इसमें स्वयं शरीर की कोशिकाएं ही संक्रमण के प्रति एंटीबॉडीज बनाती हैं। यानी हमारे शरीर में ये हमारा शरीर यानी जैसे त्वचा हो गया तो त्वचा ही एक प्रकार का सक्रिय प्रतिरक्षा है। तो इसमें शरीर की कोशिकाएं ही संक्रमण के प्रति एंटीबॉडीज यानी एंटीबॉडीज बनाती हैं, ठीक, और उसके बाद क्या करती हैं, रोगों से रक्षा करती हैं। लेकिन निष्क्रिय प्रतिरक्षा में क्या होता है, इसमें अन्य शरीर में विकसित एंटीबॉडीज को किसी अन्य शरीर में प्रवेश कराया जाता है। यानी इसमें क्या है, किसी भी सूक्ष्म जीवाणु, मृत जीवाणु मतलब या फिर आपका कोई शुष्क कोई बैक्टीरिया वगैरह हो, तो उनके द्वारा क्या है जो कोई भी पदार्थ बनाया जाता है उसको फिर किसी शरीर में प्रवेश करा देते हैं। जैसे भी कोविड का टीकाकरण हो रहा था, वैक्सीन लग रही थी, तो वो क्या हो गया बच्चों, इसी के अंतर्गत आता है। ठीक है ना। चलिए अगला है कि इसमें एंटीबॉडीज बनने में समय लगता है। जो सक्रिय प्रतिरक्षा है एंटीबॉडीज यानी धीरे धीरे बनता है, काफी वक्त लगता है। लेकिन निष्क्रिय प्रतिरक्षा यह तुरंत क्रियाशील होते हैं। जो भी यानी इसमें वैक्सीन वगैरह डोज वगैरह दिए जाते हैं, ये तुरंत ही एक्टिव हो जाते हैं। ठीक, चलिए अगला है कि यह पूरे जीवन कार्य करती है। जो सक्रिय प्रतिरक्षा है पूरे जीवन भर कार्य करती है, लेकिन इसका प्रभाव कुछ समय के लिए ही होता है। जैसे आपने देखा होगा बच्चों, जैसे टिटनेस का टीका लगता है, रेबीज का टीका लगता है, जैसे कुत्ता हो गया, बंदर, बिल्ली काट लेते हैं, तो इनका प्रभाव कुछ ही समय के लिए होता है। ऐसा नहीं कि एक बार कुत्ता काट लिया पूरे जीवन भर हम दोबारा मतलब वैक्सीन या टीका इसका नहीं लगवाएंगे, ऐसा नहीं होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, जैसे हम बात करें बीसीजी का टीका हो गया बच्चों, ठीक है ना, बीसीजी का टीका हो गया, और उसके बाद जैसे क्या कहते हैं, उसके जैसे हम बात करें तो चेचक का टीका, तो ये इसमें जैसे टीबी का टीका हो गया, चेचक का टीका, पोलियो, तो ये पूरे जीवन भर कार्य करते हैं। यानी ये टीके बार बार नहीं लगाए जाते हैं, तो इनमें क्या होता है कि ये पूरे जीवन कार्य करते हैं और इनका प्रभाव कुछ समय के लिए होता है। ठीक, नेक्स्ट है यह हानि रहित है। ठीक है ना, यानी ये क्या होते हैं, हानि रहित होते हैं, इनसे कोई शरीर में मतलब साइड इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन इसमें खतरे की संभावना होती है, एलर्जी वगैरह हो सकता है, ये सारी चीजें। ठीक, चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, सुदम ट्यूमर तथा दुर्दम ट्यूमर। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये भी आपका काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। सुदम ट्यूमर क्या है, ट्यूमर बच्चों ये कैंसर से रिलेटेड है। ठीक, सुदम ट्यूमर और दुर्दम ट्यूमर न जाने कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए इसको अच्छे से थोड़ा हम समझ लेते हैं। देखिए बच्चों, सुदम ट्यूमर यह किसी प्रभावी अंग तक ही सीमित रहता है। जो सुदम ट्यूमर है जहां पर हो जाएगा वहीं पर ही रहेगा। लाइक दैट, पैर में हो जाता है पैर तक रहेगा, दिमाग में कहीं होता है तो वो गांठ बना लेगा वहीं रहेगा, शरीर के अन्य हिस्से में कहीं पर होएगा, यानी जहां पर ये प्रभावी होता है वहीं पर ही सीमित रहता है। दुर्दम ट्यूमर यह एक अंग से दूसरे अंग तक फैलता है, यानी ये पूरे एक प्रकार का जैसे ब्लड कैंसर हो गया बच्चों, तो ये पूरे बॉडी में क्या करता है, रक्त के साथ पहुंच जाएगा और जहां पर पहुंचेगा वहां पर एक नया ट्यूमर बना देगा। ठीक है ना। अब देखिए दूसरा इसमें है कि इसकी वृद्धि धीमी गति से होती है। जो सुदम ट्यूमर होता है यानी ये धीरे धीरे गांठ बनते चली जाती है, लेकिन क्या है दुर्दम ट्यूमर इसकी वृद्धि तीव्र गति से होती है। वो इसलिए बच्चों क्योंकि ये खून के माध्यम से पूरे बॉडी में क्या करता है, दौड़ता है। ठीक, नेक्स्ट है कि इसमें मेटास्टेसिस नहीं होता है। मेटास्टेसिस एक बार पूछा गया था क्या है, कि जैसे इसमें क्या है एक अंग से दूसरे अंग तक पहुंचना, ठीक, गांठ नहीं बनाना। तो मेटास्टेसिस ये होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो पहुंचकर वहां पर एक नया
ट्यूमर बना दे वो मेटास्टेसिस होता है। तो सुदम ट्यूमर में ऐसा नहीं होता है, तो ये मेटास्टेसिस नहीं, इसमें मेटास्टेसिस नहीं होता, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर यानी नए नए ट्यूमर का निर्माण नहीं होता है। लेकिन दुर्दम ट्यूमर में इसमें मेटास्टेसिस होता है, यानी जहां पर जाएंगे एक नया ट्यूमर तैयार कर देंगे। ठीक है ना। चलिए अगला है बच्चों कि इनमें जो कोशिकाएं आपस में अधिक जुड़ी होती हैं, भाई जरूरी है, ठीक है ना। क्या कहते हैं कि जैसे कोशिकाएं आपस में अधिक जुड़ी होती हैं कि मतलब कि ये आपस में जैसे ग्रंथिल रहती हैं, एक दूसरे से जुड़ करके ये ठोस हो जाती हैं और एक गांठ की तरह बन जाती हैं। ठीक, और इनको ऑपरेशन करके ट्यूमर को इस ट्यूमर को आसानी से निकाला भी जा सकता है। ठीक, लेकिन इसमें कम जुड़ी होती हैं या फिर मान के चलिए जुड़ी ही नहीं होती हैं। क्यों? क्योंकि ये रक्त में मतलब साथ रक्त के साथ ये प्रवाहित होती हैं, बहती हैं और पूरे शरीर में जहां पर पहुंचेंगी वहां पर एक नया ट्यूमर तैयार कर देती हैं। ठीक, चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। उसके बाद बच्चों हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए तो ये रहा 10वां क्वेश्चन और ये तो बेहद ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले ही हमने लिख रखा है कि स्वस्थानीय संरक्षण तथा बहिस्थानीय या बाह्य स्थानीय संरक्षण में अंतर लिखिए। परिभाषा भी पूछा जाता है बच्चों, हर साल किसी न किसी सेट में जरूर दिखाई पड़ता है। देखिए नाम ही है स्वस्थानीय और बहिस्थानीय। तो स्वस्थानीय क्या होता है पहले ये समझ लीजिए कि जब किसी भी प्राणी को या जीव जंतु को उसके निवास स्थान में ही उनको सुरक्षित रखा जाए तो स्वस्थानीय, और जब किसी जीव को उसके निवास स्थान से उठाकर किसी दूसरे स्थान पर जाकर रख दें तो वो बहिस्थानीय होता है। और ये दोनों संरक्षण करते क्यों हैं? क्योंकि देखिए कई जीव ऐसे होते हैं जो अपने निवास स्थान पर धीरे धीरे मरने लगते हैं, विलुप्त होने लगते हैं, इसलिए उनको उठा करके यानी वहां का वातावरण उनको सूट नहीं करता, उठाकर दूसरी जगह रख देते हैं। ठीक, तब वो बहिस्थानीय में हो जाता है। तो इन दोनों में अंतर क्या है वही हमको सीखना है। देखिए स्वस्थानीय जो संरक्षण है बच्चों, इसमें पूरे पारितंत्र का संरक्षण किया जाता है, यानी इसमें जो छोटे मोटे जीव जंतु हो गए जैसे पक्षी वगैरह हो गए, चाहे बड़े जीव जंतु हो गए या पेड़ पौधे, सभी आते हैं स्वस्थानीय संरक्षण में। तो स्वस्थानीय संरक्षण में क्या होता है, पूरे पारितंत्र यानी पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण किया जाता है। और बहिस्थानीय में इसमें प्रजाति विशेष का ही संरक्षण किया जाता है, यानी इसमें जो विभिन्न प्रकार की प्रजातियां होती हैं उनका ही संरक्षण होता है। स्वस्थानीय संरक्षण में यह स्थानिक प्रजातियों के संरक्षण की सर्वोत्तम विधि है, यानी कोई भी जीव किसी जीव मतलब स्थान में जन्म लिया है तो उस स्थान पर उसको संरक्षित रखने की एक अच्छी विधि है। और बहिस्थानीय में यह स्थानिक प्रजातियों के संरक्षण हेतु नहीं है। इसमें क्या है, जैसे हमने बोला ना, वही चीज की वातावरण उसके अनुकूल नहीं है जीव के, तो क्या करता है, इसमें क्या है बहिस्थानीय में उसको हटाकर दूसरी जगह पर रख देंगे, इसलिए यह स्थानिक प्रजातियों के संरक्षण के लिए नहीं है। ठीक, चलिए अगला है बच्चों, इसमें देख लेते हैं कि जो नेक्स्ट है कि इसमें अधिक स्थान की आवश्यकता होती है, अधिक स्वस्थानीय में, क्योंकि इसमें पेड़ पौधे जीव जंतु सभी होते हैं तो इसमें अधिक स्थान की जरूरत होती है। और बहिस्थानीय में क्या होता है, इसमें कम स्थान की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसमें क्या है, जो प्रजातियां होती हैं प्रजातियों विशेष का ही संरक्षण होता है, इसलिए ज्यादा जगह नहीं इसमें चाहिए होती है, यानी बहुत कम मतलब जगह की आवश्यकता हो जाएगी तब भी वहां पर उसका संरक्षण कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट है कि इसमें एक जीव से संबंधित अन्य जीवों मतलब जीव भी संरक्षित होते हैं, जैसे कोई पेड़ मतलब है कोई भी पेड़ पौधा और उस पर आधारित जितने अन्य जीव आश्रित रहेंगे उनका भी साथ ही साथ संरक्षण किया जाएगा। तो इसमें एक जीव से संबंधित सभी जीवों का संरक्षण होता है और इसमें केवल उसी प्रजाति का ही संरक्षण होता है। जैसे कोई प्रजाति उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले गए तो केवल उन्हीं के बारे में देखरेख होगी और किसी का संरक्षण नहीं किया जाएगा। तो ये रहा स्वस्थानीय और बहिस्थानीय संरक्षण में अंतर, तो इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही बच्चों। वीडियो बनाने के लिए काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, आपको खुद मालूम होगा कि इस तरह से लिखने में क्वेश्चन को छांट कर कितना ज्यादा मेहनत करना पड़ता है और कितना वक्त लगता है। तो इस मेहनत के लिए एक लाइक जरूर कर देना और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं किसी और समझदार वीडियो के साथ। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ देना और लाइक का एम मत भूलिएगा, 1000 लाइक का टारगेट है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं बच्चों कि इसकी पीडीएफ आपको कहां से मिलेगी, कि इसकी जो पीडीएफ है वो आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं ताकि आपकी तैयारी बेहतर
हो सके। तो इसके पीडीएफ के लिए बच्चों आपको टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना पड़ेगा। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। और अगर आप लिंक से ज्वाइन नहीं हो पाते हैं तो आप टेलीग्राम में जाकर के वहां पर भी चैनल का नाम ही यानी एमके सर इंस्पिरेशन सर्च करिए और ज्वाइन हो जाइए, वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिल जाएगी किसी और समझदार वीडियो के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।